अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। बाय प्रोफेशन एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ, एसएससी बैंक्स का एस्पायरेंट भी रहा हूँ। बहुत सारे एग्जाम्स को क्रैक करने के बाद अभी सीजीएल के थ्रू अपनी जॉब कर रहा हूँ। आज क्या करेंगे भाई? आज करेंगे वोकैबुलरी पे काम। आजकल वोकैबुलरी पे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। डिफ़िकल्टी लेवल बहुत अच्छा होता है इनका, सीधे सीधे आपसे कुछ भी नहीं पूछा होता। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अपने हैंडल करेंगे, खास करके बैंकिंग एग्जाम्स में, इनफैक्ट एसएससी में भी, है ना। तो शुरू कर लें क्लास को अपनी। चलो आराम से सिट बैक्स करो, रिलैक्स करो, अपना रूम बंद करो। हर क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है जैसे आप एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में करते हो। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है अपने पास, 8-10 ही हैं, लेकिन लेवल सबका 10/10 है। पहले करोगे आप अटेम्प्ट, फिर मैं आपको सही अंडरस्टैंडिंग से उस वर्ड को ढंग से समझाऊंगा, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स एक्सप्रेस या एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड मैकेनिशियन। एक्सेसिव यूज़ ऑफ मशीनरी इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के अंदर मशीनों का बहुत इस्तेमाल। एंड इंडस्ट्रियलाइज नेशन, टू मैच टू ऑब्जेक्ट्स बाय प्लेसिंग देम साइड बाय साइड, है ना, मैकेनिशियन टू मैच टू ऑब्जेक्ट्स। और या फिर मैन्यूवर टू अकॉम्प्लिश अ टास्क। चलो इस वर्ड की प्रॉब्लम ये है, आराम से पॉज कर लो वीडियो को, है ना, अपने हिसाब से समझ लेना। इस वर्ड की प्रॉब्लम ये है कि इसको लोग मशीन से बड़ा जोड़ करके देखते हैं, है ना। मशीन, मशीनेशन, मैकेनेशन, मशीन आ रही है ना इसमें, लेकिन दिक्कत यही है इस वर्ड का मशीन से कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये वर्ड बना एक आदमी के नाम से, आदमी का नाम था मैकियावेली, जिसकी स्पेलिंग कुछ इस तरीके से होती थी, मैकियावेली। अब ये कौन थे जनाब? ये 14th सेंचुरी के एक फ्रेंच स्टेटमैन थे, मतलब एक फ्रांस के बड़े राजनेता थे, एक पॉलिटिशियन थे। अब इनकी खासियत क्या थी? ये बहुत टेढ़े आदमी थे, टेढ़ी जलेबी थे ये बहुत दाम पेच या पैंतरेबाजियाँ करते थे, है ना। बहुत अच्छे डिप्लोमेट थे, ये डिप्लोमेसी बहुत अच्छे से जानते थे। ये मैकियावेली जो हैं हमारे इंडिया में कौटिल्य हुए थे, चाणक्य, जिनके बारे में आपने बहुत सुना होगा। चाणक्य नीति नाम की इनकी एक बुक भी आती है, बहुत फेमस बुक है। तो कौटिल्य जो है ना और मैकियावेली जो हैं, ये ईस्ट और वेस्ट के एक दूसरे के काउंटर पार्ट है। मैकियावेली इज नो वन एल्स बट द कौटिल्य ऑफ वेस्ट, है ना। यहाँ पे हमारे देश में चाणक्य थे और वहाँ पे वेस्ट में मैकियावेली थे। अब देखो मैकियावेली और जो कौटिल्य काम करके गए हैं वो सारे काम कहलाते हैं मैकेनिशियन। दाम पेच पैंतरेबाजियाँ, डिप्लोमेसी इज कोल्ड मैकेनिशियन। किसी काम को साधने के लिए जो साम दाम दंड भेद आप करते हो, दैट इज कोल्ड मैकेनिशियन। तो अगर आप सही आंसर देखोगे तो वो होता है मैन्यूवर टू अकॉम्प्लिश अ टास्क। मैन्यूवर का मतलब ही होता है दाम पेच, ठीक है। इसको टैक्टिक्स भी बोलते हैं, टैक्टिक्स। तो जो टैक्टिक्स आप अपनाते हो दैट इज कोल्ड मैकेनिशियन। चलो अब सबसे पहले अपने मैन्यूवर की स्पेलिंग पे जाएंगे। स्पेलिंग एरर में क्वेश्चन बहुत बार आता है। मैन्यूवर की स्पेलिंग लिखने का सीधा सा तरीका है, पहले लिखो मैनो, मैनो, और फिर क्या करना है, EUVRE। आ गया समझ में? इसको ऐसे याद रखोगे आप, मैनो EUVRE। ये VRE पे खास ध्यान देना, यहाँ पे VER मत कर आना। अब इसकी एक दूसरी स्पेलिंग है जिसके लास्ट में VER आता है, उसमें क्या करते हैं हम मैनो दो लिखते हैं लेकिन O निकाल देते हैं, O लिख देते हैं EUVER। दो स्पेलिंग्स हैं इसकी, पहली स्पेलिंग में O आएगा EUVRE, दूसरी स्पेलिंग में O नहीं आएगा EUVER। अब दोनों में से सही कौन सी है? सर पहली स्पेलिंग है ब्रिटिश, अंग्रेज़ों की, दूसरी स्पेलिंग है अमेरिकन। समझ गए ना? हमारे देश में ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो होती है, तो ब्रिटिश इंग्लिश को स्पेलिंग को हम जो है अच्छे से फॉलो करेंगे। ये वाली गलत नहीं है, लेकिन आप कम देखोगे एग्जाम्स में, आजकल आने भी लगी है थोड़ी बहुत। समझ में आ गया? आप इस वाली को हमेशा याद रखना, O वाली को बीच में VRE लगाना है, VER नहीं लगाना। चलो अच्छा, बाकी के वर्ड्स क्या हैं भाई, फ्रेजेस क्या हैं? एक्सेसिव यूज़ ऑफ मशीनरी इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में मशीनरी का बहुत सारा इस्तेमाल। इसके लिए अपने पास एक वर्ड होता है मैकेनाइजेशन। मशीनरी कौन इस्तेमाल करता है? मैकेनिक। मशीनरी को कौन जो है रिपेयर करता है? मैकेनिक। तो मैकेनिक से ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है और वहीं से मैकेनाइजेशन होता है ना। मैकेनिक, मशीनरी, इसी को आप जोड़ के देखोगे मैकेनाइजेशन। ये मैकेनेशन से अलग वर्ड है, ये मशीनेशन लिखा होगा, मैकेनेशन बोल रहे हो, ये मैकेनाइजेशन है। चलो इंडस्ट्रियलाइज नेशन, ये देख करके लगता है कि मशीन नेशन है तो इंडस्ट्रियलाइज नेशन होगी, ऐसा कोई भी वर्ड अपने पास नहीं है। टू मैच टू ऑब्जेक्ट्स बाय प्लेसिंग देम साइड बाय साइड, कुछ लोग समझते हैं मैकेनेशन में सर मैचिंग होती होगी, तो भाई दो ऑब्जेक्ट्स को अगर आप मैच कर रहे हो ना साइड बाय साइड, तो उसके लिए सही वर्ड अपने पास जक्स टैपोस। सुना होगा आपने वर्ड, दो चीज़ों को साइड में साइड रखा ऐसे,
इन दोनों को आपस में कंपेयर किया, दिस कंपैरिजन या एक्ट ऑफ कंपैरिजन इज कॉल्ड जक्सटैपोजिशन। ठीक है ना, जक्सटैपोज करना, दो चीज़ों को आजू बाजू रख के मैच करवाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जक्सटैपोज, जक्सटैपोज। आगे बढ़े, ये तो बहुत बार आपने वर्ड भी जो है एग्जाम्स में देखा होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उससे पहले अपनी ऐप को डाउनलोड करें, YIT योर इंग्लिश ट्यूटर। ये जो कंटेंट आप देख रहे हो इसी लेवल का, बल्कि इससे भी अच्छा कंटेंट सारे कोर्सेज मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ। ऐप के अंदर आपको अफोर्डेबल प्राइसेस में मिलते हैं। जैसे राइटिंग स्किल्स का कोर्स है, अभी चल रहा है, हम ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग पे पहुंच चुके हैं, है ना, बेसिक्स में आपको करवा चुका हूँ। तो हर एग्जाम के लिए आपको कैसे लिखना है, कहाँ से शुरू करोगे, इस कोर्स में आप सीख पा रहे हो। कोर्स की कीमत है 699, लेकिन कोड लगाते हो YIT 200, आपको मिलता है 499 में। प्राइसेस बढ़ेंगे नेक्स्ट मंथ से, आप प्राइसेस में GST भी इंक्लूडेड हो जाएगा। इसी तरीके से बैंकिंग का कॉम्बो भी आ चुका है, 999 इसका प्राइस है, 2 साल की वैलिडिटी है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए मैं आपको 150 घंटे का कंटेंट दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको कैसे सेंटेंसेस को ब्रेक करके हर तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लेकिन कॉम्बो आपको मिलता है अभी 649 में, एक्सक्लूसिव कोड को यूज़ करके। SSC के प्रीलिम्स के, बैंकिंग के प्रीलिम्स के कोर्सेज भी हैं 50-50 रुपये में, इनको भी आप फ़ायदा उठा सकते हो, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में रखा है, फर्स्ट कमेंट में जाकर के ऐप को डाउनलोड करें। कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलो अब प्रमोशन बहुत हो गया, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेकॉन विद, अच्छा वर्ड है ये, रेकॉन विद। ये फ्रेज आपने बहुत बार देखा होगा, शी इज़ अ फोर्स, शी इज़ अ फोर्स, फोर्स टू रेकॉन विद, रेकॉन। अगर इस तरह से आपको यूज़ करना हो रेकॉन विद नाम की फ्रेजल वर्ब को, तो कैसे यूज़ करेंगे? टू कंटेंड विद एन इशू, टू स्टम्बल अपॉन समथिंग, टू कंसिडर या टेक समथिंग इन अकाउंट, एंड टू मेक वन थिंग कंपैटिबल विद अनदर। कोशिश करो, फिर मैं आपको बताता हूँ रेकॉन विद को कैसे याद रखोगे। चलो देखिए, रेकॉन वर्ड को पकड़ लो आप। इसका मतलब होता है अकाउंटिंग या एस्टिमेशन, हिसाब लगाना, हिंदी में बोलते हैं हिसाब लगाना। ठीक है, रेकॉन। रेकॉन का एक मतलब और भी होता है, किसी चीज़ को अज्यूम करना। जब भी आप किसी चीज़ को अज्यूम करते हो तो दिमाग में एक हिसाब लगाते हो। मान लो आज बरसात होगी या नहीं होगी, आप कह रहे हो आई रिकॉन डैट इट विल रेन टुडे, तो आप अपने दिमाग में एक एस्टिमेशन लगा रहे हो। आप अज्यूम तो कर रहे हो, लेकिन एक कैलकुलेशन करके अज्यूम कर रहे हो। तो रेकॉन में जो अजम्पशन आप करते हो ना, वो कैलकुलेटेड अजम्पशन होती है। आप कुछ सोचते हो, कुछ दिमाग लगाते हो, और फिर आप बोलते हो मेरे हिसाब से ऐसा होगा। तो ये होता है रेकॉन नाम की जो है वर्ब। अब इसी से रेकॉन विद नाम की फ्रेजल वर्ब बनेगी। रेकॉन का मतलब हिसाब लगाना, और विद मतलब किसी चीज़ का या किसी चीज़ के साथ। जब आप किसी चीज़ को अपने हिसाब में ले लेते हो, अपने हिसाब में ले लेते हो, या उसको कंसीडरेशन में ले लेते हो, मैं अगर दूसरे वर्ड्स में बोलूँ, अपनी कंसीडरेशन में ले लेते हो, तो आप उसको रेकॉन विद करते हो। आया समझ में? मान लीजिए आज बहुत ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक है कि आपको 15 मिनट की बजाय 30 मिनट लग गए अपने घर से ऑफिस जाने में। तो आज का ट्रैफिक ऐसा है जिसको कंसीडर किया जाना ज़रूरी है, इसको कंसीडरेशन में लेना ज़रूरी है। तो मैं बोल पाऊँगा टुडेज़ ट्रैफिक इज़ समथिंग नेसेसरी टू रेकॉन विद। आज का जो ट्रैफिक है वो ज़रूरी है रेकॉन विद किया जाना, कंसीडरेशन में लिया जाना। 15 से 30 मिनट हो गया मेरा ड्यूरेशन, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, कहने का मतलब ये। अगर कोई आपका कॉम्पिटिटर है, उससे आपको रेकॉन विद करना ही पड़ेगा। अगर वो बहुत पावरफुल है, उसको अपनी कंसीडरेशन में, अपने हिसाब में लेना ही पड़ेगा। अगर हिसाब में नहीं लोगे, हल्के में लोगे, तो वो आपका कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकल जाएगा। तो रेकॉन विद मतलब भारी चीज़ों को भारी लेना, अपने कंसीडरेशन, अपनी कैलकुलेशन में बिठाना। टू कंसीडर या टेक समथिंग इन अकाउंट। आ गया समझ में? अकाउंटिंग से ही रेकॉन नाम का वर्ड हमने बनाया हुआ है। अकाउंटिंग जो है, हिसाब लगाने को रेकॉन करना बोलते हैं। चलो अब बाकी के वर्ड्स क्या हैं? सी आपका आंसर हो गया। टू कंटेंड विद एन इशू, इसका मतलब होता है किसी चीज़ से निपटना। कंटेंड विद आप जानते हो, इसको डील विद भी बोलते हैं, है ना। इसको पुट अप विद भी बोलते हैं। अच्छा, इसको ग्रैपल विद भी बोलते हैं, ग्रैपल विद भी बोलते हैं, और इसको टैकल भी बोलते हैं। ठीक है, टैकल। टैकल के बाद में विद नहीं आता। डील विद, कंटेंड विद, पुट अप विद, ग्रैपल विद, लेकिन टैकल के बाद में विद नहीं आता। सबका मतलब होता है किसी का सामना करना, किसी से निपटना। तो ये तो अपना आंसर बिल्कुल भी नहीं है। स्टम्बल अपॉन, इसका मतलब होता है किसी से बिना प्लान के जा मिलना, अचानक से
आप बाजार गए थे सब्जी लेने, आपका दोस्त मिल गया वहाँ पे, पुराना दोस्त 15 साल पुराना, तो यू स्टम्बल अपॉन योर फ्रेंड टुडे इन द मार्केट। आगे समझ में? इसको कम अक्रॉस करना भी बोलते हैं, कम अक्रॉस। बिल्कुल अचानक से किसी से जा मिलना, किसी भी परेशानी से, किसी भी इंसान से जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आप कम अक्रॉस होते हो या स्टम्बल अपॉन होते हो। थर्ड आपका आंसर हो गया टू मेक वन थिंग कंपैटिबल विद अनदर। अब देखो ये इसका मतलब क्या होता है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के हिसाब से कंपैटिबल बनाना। आपके पास विंडोज़ 11 है और आपका लैपटॉप है आज से 30 साल पुराना लेट से, तो विंडोज़ 11 तो इस लैपटॉप में नहीं चलेगी। दिक्कत क्या है, इस लैपटॉप की बहुत पुराना लैपटॉप है, इन दोनों को कंपैटिबल बनाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, या तो विंडोज़ 11 की जगह एक्सपी लेके आओगे, विस्टा लेके आओगे, विंडो विस्टा है ना, और या फिर नया लैपटॉप लेकर के आओगे जिसमें 11 विंडो चला सको। तो कहने का मतलब है दोनों को आपस में मैच करवाने की ज़रूरत है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं कंपैटिबल करना या रेकंसाइल करना, रेकंसाइल विद समथिंग, ठीक है ना। तो रेकॉन विद और रेकंसाइल विद दो अलग अलग वर्ड्स है। रेकंसाइल का मतलब है दो चीज़ों में हार्मनी लेके आना, कंपैटिबिलिटी लाना। जैसे लैपटॉप पुराना विंडो नहीं, तो या तो लैपटॉप नया या विंडो पुरानी, दोनों को रिकंसाइल करवाना आपको पड़ेगा। चलिए आगे बढ़े, सी आपका आंसर हो गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे पूछा गया है इनमें से कौन से सेंटेंस में फोर्ज नाम का वर्ड सही तरीके से यूज नहीं हुआ। चलो डिफिकल्टी लेवल 10/10 है, मुश्किल वर्ड है, मुश्किल सेंटेंस है। चलो फोर्ज नाम के वर्ड को पहले समझना पड़ेगा। फोर्ज, इसके 3 मीनिंग्स होते हैं। सबसे पहले वाला इसका लिटरल मीनिंग, फोर्ज का मतलब क्या होता है, ढालना। जैसे लोहार लोहे को मार मार के फोर्ज करता है ना, लोहे की लोहे की सिल्ली से वो लोहे की तलवार बना देता है, मतलब ढालता है लोहे को अलग अलग जो है सांचों में, ढालने को बोलते हैं फोर्ज करना। अब देखो ढालने से ये किसका एक और सिनोनिम बनता है, अकॉम्प्लिश समथिंग विद एफर्ट, विद एफर्ट। जैसे लोहार क्या मार के बहुत एफर्ट के साथ किसी चीज़ को ढालता है अपने हिसाब से जो उसको चाहिए, वैसे ही अगर आप किसी रिलेशनशिप को ढाल लो, किसी दोस्ती को ढाल लो, किसी पार्टनरशिप को ढाल लो, कुछ अकॉम्प्लिश कर लो बड़े एफर्ट के साथ में। कोई जनरली वो क्या होती है, कोई रिलेशनशिप या टाई या रिश्ता या पार्टनरशिप ही होती है, इसको भी अपने फोर्स करना बोलते हैं। आप बोल सकते हो न्यू दिल्ली एंड इजराइल हैव forged a good defense partnership। फटाफट लिख रहा हूँ, आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ। अब इन दोनों ने कुछ ढाला नहीं है लोहे को मार के, बल्कि एक पार्टनरशिप को अकॉम्प्लिश किया। तो फोर्स का दूसरा मीनिंग होता है अकॉम्प्लिश करना, किसी पार्टनरशिप, किसी टाई, किसी रिश्ते, किसी फ्रेंडशिप को। जैसे लोहार जो है लोहे को मार के ढालता है, बिल्कुल उसी एफर्ट के साथ। तीसरा इसका मीनिंग होता है फोर्स से 400 BC करना। तीसरा मीनिंग है 400 BC का मतलब क्या है, गलत किसी के साइन कर लेना, है ना, किसी की गलत कागजात बनवा लेना। अब दूसरे कागजात है आपने बनवा लिए और जाकर के उसका जो प्लॉट बेचा है, 400 BC का काम किया। तो फोर्ज का मतलब होता है गलत साइन वाइन करना, गलत कागजात बनवाना, है ना, उल्टे सीधे काम करना 400 BC वाले। इसीलिए इसी से अपना जो एक ऑफेंस भी बनता है फोर्जरी। फोर्जरी की सज़ा होती है 7 साल, है ना। अगर किसी के गलत आपने कागज़ वागज़ बना के उसको नुकसान दिया है तो आप फोर्जरी के अंदर फंस जाओगे। तो ये फोर्जरी नाम का वर्ड फोर्ज से ही बनता है। अब समझ गए 3 मीनिंग है इस फोर्ज नाम के वर्ड के। अब तीनों मीनिंग्स को अपने चेक करेंगे यहाँ पे। द क्लर्क वॉज अक्यूज्ड ऑफ फोर्जिंग द सिग्नेचर्स ऑफ द बैंक्स कस्टमर्स टू स्टील देयर मनी। बिल्कुल सही है, क्लर्क के ऊपर एक्यूजेशन लगा था कि उसने फोर्ज किया सिग्नेचर्स को अपने बैंक के कस्टमर्स के, उनके पैसे को निकाल लिया। तो उनके सिग्नेचर इसने खुद किए उनके चेक में डाल करके, और उसके पैसे निकाल करके क्लर्क जो है बैंक में से फरार हो गया। ये पहला वाला बिल्कुल करेक्ट है। अब सेकंड देखो, हमें नॉट वाला चूज करना है ना। इंडिया एंड रशिया मैनेज टू फोर्ज एन एंड्यूरिंग पार्टनरशिप। बिल्कुल ठीक है, रशिया और इंडिया ने मैनेज किया है कि वो फोर्ज करें, ढालें, बनाएं एक लंबी या टिकाऊ पार्टनरशिप को। फोर्ज का दूसरा मीनिंग है। तीसरा देखो, इंडिया एंड चाइना आर कंडक्टिंग मिलिट्री डिस्कशन टू फोर्ज देयर डिफरेंसेस ऑन द LAC इशू। चाइना और इंडिया कंडक्ट कर रहे हैं मिलिट्री डिस्कशन को फोर्ज करने के लिए अपने डिफरेंसेस को LAC के इशू पे। डिफरेंसेस का मतलब होता है मतभेद। अब मुझे बताओ मतभेदों को फोर्ज किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। फोर्ज का मतलब होता है किसी चीज़ को ढालना, मतभेदों को ढाल भी नहीं सकते।
फोर्ज का मतलब होता है 400 BC करके किसी के कागजात बनवाना, डिफरेंसेस के कागजात भी नहीं बनवा सकते, समझ गए ना। तो यहाँ पे फोर्ज नहीं किया जा रहा डिफरेंसेस को, बल्कि उनको सोल्यूशन लाया जा रहा है, उनको रिजोल्व किया जा रहा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे सही वर्ड क्या यूज होना चाहिए, सी आपका आंसर बन गया। यहाँ पे रिजोल्व वर्ड यूज होना चाहिए। अब देखो ये फोर्ज वर्ड का रिजोल्व वर्ड से कनेक्शन भी है, कनेक्शन कम है और कन्फ्यूजन ज़्यादा है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये तीसरा वाला आपको सही लग सकता है, कैसे भाई? फोर्ज का एक सिनोनिम होता है हैमर आउट, हैमर आउट। हैमर आउट का मतलब क्या है? हैमर मतलब हथौड़ा, हथौड़ा, आउट मतलब बाहर। लोहार ने अपना हथौड़ा निकाला, आउट किया और चीज़ों को ढालना शुरू कर दिया। अगर आप किसी रिलेशनशिप को फोर्स कर रहे हो तो आप उसको हैमर आउट भी कर रहे हो, बड़ा हैमर मार मार के, हथौड़ा मार मार के उस रिलेशनशिप पार्टनरशिप को आपने ढाला है ना। तो हैमर आउट जो है सिनोनिम है इसका, लेकिन हैमर आउट से आप कंफ्यूज मत करना आयरन आउट को। आयरन मतलब प्रेस, जो आप इस्त्री करते हो ना, कपड़ों पे रिंकल्स हैं, आयरन किया इन पे, आयरन आउट करके रिंकल्स को बाहर निकाल दिया, मतलब कपड़े को आपने स्मूथ बना दिया। तो अगर आप दो लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं, तनाव हैं, मतभेद हैं, कोई समस्या है, अगर आप उसको रिजॉल्व कर रहे हो ना, रिजॉल्व कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं आयरन आउट। तो इन शॉर्ट फोर्स का सिनोनिम क्या है? हैमर आउट। फोर्स का सिनोनिम क्या है? हैमर आउट, हैमर आउट, है ना। और एक दूसरा वर्ड है आयरन आउट। अब दोनों ही हथौड़ा लोहे का ही होता है, तो दोनों आपस में कंफ्यूज भी कर लेते हैं लोग। आयरन आउट का मतलब है चीज़ों को रिजॉल्व करना, जैसे इस्त्री करके कपड़ों की सीम्स को निकाला जाता है, क्रीज को निकाला जाता है ना। आयरन आउट करना, किसी मुद्दे को रिजॉल्व करना। हैमर आउट करने का मतलब है किसी मामले को ढालना, फोर्स करना किसी पार्टनरशिप को। तो यहाँ पे अगर आप यूज़ कर सकते थे तो आप यूज़ कर सकते थे यहाँ पे आयरन आउट। इंडिया और चाइना चाह रहे हैं कि आयरन आउट करें अपने डिफरेंसेस को, ना कि हैमर आउट करें, समझ गए ना। तो ये कन्फ्यूजन वाला एक छोटा सा मामला है फोर्स के सिनोनिम्स का। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे, जो मैं आपको करवा रहा हूँ इसके बाद इसमें कुछ नहीं बचा है, ये सारा रिसर्च कंटेंट है, ऐसा कंटेंट जो आपका एग्जामिनर जो दिमाग में लेके बैठता है एग्जाम पेपर बनाने से पहले, इसी कंटेंट को लेकर के वो लोग भी बैठते हैं। हम भी लोग एग्जामिनर ही हैं, मैं भी क्वेश्चंस बनाता हूँ, प्रिपेयर करता हूँ, तो हमें पता है किस लेवल का वो सोचते हैं और क्या उनका मार्केट में कौन सी चीज़ें चलती हैं ना, ये वो सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इनको अच्छे से सीख सकते हो देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। बहुत ही अच्छा सिंपल सा वन वर्ड है, किसी चीज़ को दिया जाने वाला एक निक नेम। इंपेरेटिव, फिलिप, मोनिकर या डिक्टम। चलो सीधे सीधे ही बताना पड़ेगा, मोनिकर का मतलब होता है निक नेम, ठीक है, किसी को दिया जाने वाला निक नेम। मान लो कोई सिटी है, जैसे अहमदाबाद है, वो मैनचेस्टर है जो अपने इंडिया का, तो आप बोल सकते हो अहमदाबाद हैज़ बिन गिवन द मोनिकर ऑफ मैनचेस्टर ऑफ जो है ईस्ट, है ना। तो जो भी आप मोनिकर देते हो, निकनेम देते हो, वो निकनेम मोनिकर ही कहलाता है। इस वर्ड को आप कनेक्ट कर लोगे इससे, बाकी के तीनों वर्ड्स भी आप चेक करेंगे। इम्पेरेटिव का मतलब होता है समथिंग, समथिंग वेरी नेसेसरी, नेसेसरी, आपकी मॉरल या लीगल ऑब्लिगेशन है, आपकी ऐसी मजबूरी है जो बड़ी ज़रूरी है ना। इम्पेरेटिव, इट इज़ इम्पेरेटिव दैट वी क्लीन अवर सराउंडिंग्स, ये बड़ा ही ज़रूरी काम है, इम्पेरेटिव है कि हम अपने आसपास के वातावरण को साफ रखें, है ना, इम्पेरेटिव। फिलिप भी जानते हो, फिलिप का मतलब होता है अ स्मॉल, स्मॉल एनकरेजमेंट, ठीक है, छोटा सा बढ़ावा आपको मिले तो वो फिलिप कहलाता है। इसको स्टिमुलेशन भी बोलते हैं, ठीक है, स्मॉल एनकरेजमेंट, थोड़ा सा बढ़ावा मिले। अच्छा, इसको एक फ्रेजल, इसके लिए एक इडियम भी होती है, अ शॉट, शॉट इन द, इन द, है ना, फिलिप। डिक्टम का मतलब होता है एक फॉर्मूला जिससे आप कभी भी नहीं हटोगे, इसको बोलते हैं द रूल ऑफ या अ रूल ऑफ थंब, है ना, थंब। ऐसे फॉर्मूला जो टाइम टेस्टेड हैं, जो सबको पता है, ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे प्रिंसिपल्स जिन पे हम हमेशा चलते हैं। जैसे द रूल ऑफ द थंब है कि कभी भी आप मोड़ पे गाड़ी तेज़ ना चलाएं। द रूल ऑफ द थंब है कभी भी गाड़ी चलाते हुए अपनी लेन्स को चेंज ना करें। द रूल ऑफ द थंब है हमेशा एग्जाम्स की 2-3 महीने पहले ही पढ़ाई आपको करनी चाहिए अगर आपको अच्छे मार्क्स को स्कोर करना है ना। ये डिक्टम है, ये प्रिंसिपल है, इसको रूब्रिक भी बोलते हैं। लिख दूँ क्या साफ साफ? अब बोलोगे सर बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, रूब्रिक भी बोलते हैं। अब ये सारा का सारा अगर आप वोकैब शीट निकालोगे ना तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेट्स से ये वोकैब शीट है, मैं यहाँ सर्च करता हूँ डिक्टम, ठीक है, ए डिक्टम। तो डिक्टम जैसे ही खोलोगे आपको ये डिक्टम का मिल गया फॉर्मूला, अ रूल ऑफ थंब,
और वर्ड फॉलोज अ सिंपल डिक्टम व्हाट गोज अप इवेंचुअली कम्स डाउन, है ना। तो इस तरीके से वोकैब शीट से ही सारे के सारे वर्ड्स हम निकाल रहे हैं। रूब्रिक, एडिज, थ्योरम, है ना, एक्सियम, सब डिक्टम के सिनोनिम्स हैं। चलो आ जाओ आगे। सारे वर्ड्स अपने कर चुके हैं ट्यूटोरियल्स में। आपसे पूछा है इनमें से कौन सा वर्ड, इनमें से कौन सा सेंटेंस एक्चुअल में करेक्ट और मीनिंगफुल है हाईलाइटेड वर्ड के रिस्पेक्ट में। आपको हाईलाइटेड वर्ड देखना है और बताना है कि कहाँ पे सही तरीके से हाईलाइटेड वर्ड यूज हुआ है। चलो 3 वर्ड्स हैं, डिफिडेंस, डिफरेंस और डिफरेंस। पहले तीनों वर्ड्स को अपने लिख लेते हैं अलग से। पहला वर्ड है डिफरेंस, ठीक है, DI। दूसरा वर्ड है डिफरेंस और तीसरा वर्ड है डिफिडेंस, ठीक है। इन दोनों में कंफ्यूजन थोड़ी होगी। डिफिडेंस का मतलब होता है आपकी हेजिटेशन, संकोच, किसी काम को लेकर के आपकी इनडिसाइसिवनेस, है ना। आप उस काम के बारे में समझ ही नहीं पा रहे कैसे करूं, हेजिटेट हो रहे हो, संकोची हो। डिफिडेंस मतलब संकोच। डिफरेंस और डिफरेंस, इन दोनों में क्या फ़र्क है। डिफरेंस का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग डिफरेंट, किसी चीज़ का डिसिमिलर होना दूसरी चीज़ से, या दो चीज़ों का आपस में डिसअग्री होना। योर डिसएग्रीमेंट जो है ना, वो भी डिफरेंस होता है। जैसे इंडिया और चाइना के बीच में डिफरेंस है, दोनों चीज़ें डिसिमिलर हैं। इंडिया एक डेमोक्रेसी है, चाइना एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चलाने वाली जो है कंट्री है, समझ गए ना। तो ये दोनों की डिसिमिलरिटी डिफरेंस है। और दूसरा, इंडिया और चाइना की फॉरेन पॉलिसी बहुत डिफरेंसेस रखती है। इंडिया और चाइना की फॉरेन पॉलिसी में बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स आपको मिलेंगे। इंडिया कैसा कंट्री है, शांति प्रिय है, पीसफुल। चाइना कैसा कंट्री है, अग्रेसिव, है ना, उपनिवेशवादी है, थोड़ा सा मतलब अपना जो है कॉलोनाइजेशन करने की कोशिश करता है, हर तरफ अपना जो एग्रेसिवनेस दिखाता है। तो ये दोनों के बीच का डिसएग्रीमेंट भी है। तो डिफरेंस का मतलब डिसिमिलरिटी और डिसएग्रीमेंट। ये तीसरा वर्ड बना डिफरेंस, इसका मतलब होता है रिस्पेक्ट, ठीक है। ये डिफर नाम के वर्ड से बना है। डिफर का मतलब होता है किसी के सामने घुटने टेक देना, उसको रिस्पेक्ट के तौर पे। जैसे आपके बड़ों ने बोला यार ऐसा कर लो, आपको पता है इस काम से मेरा नुकसान होगा, लेकिन आउट ऑफ डिफरेंस, आउट ऑफ रिस्पेक्ट आपने उनकी बात को मान लिया, समझ गए ना। किसी की बात को मान लेना आउट ऑफ रिस्पेक्ट, किसी की इज्जत करने के तौर पे। तो डिफरेंस का मतलब ही होता है रिस्पेक्ट। तो पहला डिफरेंस हो गया मतभेद, DI, फिर डिफरेंस हो गया रिस्पेक्ट, DE, और तीसरा डिफिडेंस हो गया संकोच। ये 3 वर्ड्स अगर दिमाग में पकड़ लिए तो 3 सेंटेंस आपके बन गए, है ना। ये वर्ड्स अब कहीं भी मिलेंगे आपको, इनका मीनिंग पता है। अंडर कॉन्फिडेंट पीपल ऑफन फेस डिफरेंस इन एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियन। कम कॉन्फिडेंस वाले लोग अक्सर फेस करते हैं डिफरेंस को अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करने में। तो डिफरेंस को या रिस्पेक्ट को फेस नहीं करते हैं वो डिफिडेंस को फेस करते हैं, यानी कि संकोच को फेस करते हैं। तो यहाँ पे ये वर्ड जो है ऐसे फिट होना चाहिए। अगला देखो, वेस्टर्न मल्टीनेशनल फूड चेन्स डोमिनोज एंड मैकडॉनल्ड्स ऑफर कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स इन ओवरसीज मार्केट्स इन डिफरेंस टू द टेस्ट ऑफ द लोकल्स। वेस्ट की जो मल्टीनेशनल फूड चेन्स हैं जैसे कि डोमिनोज और मैकडॉनल्ड्स है, वो नए नए कस्टमाइज प्रोडक्ट्स, कस्टमाइज मतलब आपके हिसाब से बने हुए, है ना, उनके हिसाब से नहीं, हमारे हिसाब से कस्टम मेड। तो ऐसे कस्टमाइज प्रोडक्ट्स को लेकर के आते हैं, वो ऑफर करते हैं बाहर के बाज़ारों में, ओवरसीज़ बाज़ारों में। और कैसे, वहाँ के लोकल्स के टेस्ट के डिफरेंस के हिसाब से। यहाँ पे डिफरेंस का मतलब है रिस्पेक्ट। तो बिल्कुल डिफरेंस देते हुए, रिस्पेक्ट देते हुए वहाँ के लोकल के टेस्ट को, है ना, कस्टमाइज प्रोडक्ट्स को लेके आते हैं। डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, आई वाला डिफरेंस नहीं है, मतभेद नहीं है उनसे, उनके हिसाब से कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाया गया जैसा उनको पसंद है। तो यहाँ पे DE वाला डिफरेंस आएगा, रिस्पेक्ट दी जा रही है उनके टेस्ट को। तीसरा देखो, इवन आफ्टर ए कॉन्क्रीट प्लान देयर इज ऑलवेज सम डिफिडेंस बिटवीन द सॉट एंड रियल आउटकम्स। कह रहा है यहाँ तक कि एक बहुत ही कॉन्क्रीट प्लान होने के, कॉन्क्रीट का मतलब है मजबूत, टिकाऊ, एक मजबूत प्लान होने के बावजूद भी हमेशा थोड़ा बहुत आपको डिफिडेंस मिलेगा उस चीज़ में जो आप सोचते हो, सॉर्ट करते हो, और उस चीज़ में जो रियल में आउटकम निकल करके आता है। तो कितना भी प्लानिंग कर लो, रियल आउटकम और सोचे हुई चीज़ में थोड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा अंतर की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंस आएगा ना कि डिफिडेंस आएगा। नन ऑफ द अबव आपका आंसर है। आगे समझ में, यहाँ पे संकोच को डालेंगे, डिफिडेंस को, यहाँ पे डिफरेंस को डालेंगे, है ना, इस वाले को, और यहाँ पे डालेंगे डिफिडेंस को। इसका मतलब है मतभेद, है ना, अंतर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 वर्ड्स आपने सीख लिए हैं। ऑनरस वर्ड का क्या मीनिंग है, इन चारों में से कौन सा वर्ड ऑनरस वर्ड को बताता है।
आर्डुअस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिजिड या रिडंडेंट। चारों वर्ड्स को समझते हैं। आर्डुअस और ऑनरस एक दूसरे के सिनोनिम है, दोनों का मतलब होता है बर्डनसम। अगर आपसे बोला जाए कि 15 दिनों में एसएससी मेंस की तैयारी करनी है या 12 दिनों में जो है बैंकिंग जो है आपका मेंस आने वाला है, आप उसकी तैयारी करने वाले हो, तो इट इज़ एन ऑनरस या आर्डुअस टास्क फॉर यू। ये एक बर्डनसम टास्क है। करना तो पॉसिबल है, अगर 12-15 दिन अगर आप पहले भी पढ़ चुके हो तो 12-15 दिन में सब सिलेबस रिवाइज कर सकते हो, लेकिन ये रियलिस्टिकली ठीक नहीं होता 12-15 दिन में पढ़ना सब कुछ। ऑनरस या आर्डुअस टास्क हो जाएगा, बर्डनसम काम हो जाएगा, है ना। आपको 10 किलो बोझा उठा करके 15 किलोमीटर चलना हो तो ये ऑनरस काम है, किया तो जा सकता है, लेकिन बड़ा ही बर्डनसम है। अब इनसे बनने वाले दूसरे वर्ड्स कौन कौन से इनसे मैच करने वाले? एक वर्ड है ऑनस, ठीक है। ऑन मतलब ऊपर, अस मतलब हमारे, इन दोनों को जोड़ दो तो वर्ड बन जाता है ऑनस। ऑनस का मतलब होता है जो हमारे ऊपर, यानी कि हमारी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑनरस को ऑन अस या रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी कंफ्यूज ना करें, समझ गए ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऑनस। फिर एक वर्ड है रिजिड। रिजिड का मतलब होता है बहुत ही कड़ा, जो बड़ा ढीठ हो, हठी हो, जो मानने को तैयार ना हो, है ना। इसको एडमेंट भी बोलते हैं। ढीठ, हठी, रिजिड, एडमेंट। फिर एक लास्ट में वर्ड बचा रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब होता है नीडलेस। नीडलेस, जिसकी ज़रूरत ना हो वो होता है रिडंडेंट, है ना। कई बार रिडंडेंट वर्ड्स अपने यूज़ कर लेते हैं राइटिंग के अंदर, जैसे कि फ्यूचर प्लान्स। फ्यूचर प्लान्स, इस फ्रेज़ के अंदर, फ्यूचर प्लान्स के अंदर, फ्यूचर जो है ना एक रिडंडेंट वर्ड है। प्लान्स हमेशा फ्यूचर के ही होते हैं, पास्ट के कौन प्लान्स करता है? आप अपना भूतकाल कभी भी प्लान नहीं कर सकते, हमेशा फ्यूचर प्लान्स करोगे। तो फ्यूचर एक रिडंडेंट वर्ड है, नीडलेस वर्ड है। आया समझ में? वैसे एक फ्रेज होता है इंग्लिश के अंदर अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज। सरप्राइज हमेशा अनएक्सपेक्टेड ही होता है, इसलिए सरप्राइज के साथ में अनएक्सपेक्टेड नाम का वर्ड रिडंडेंट है। तो जैसे ही आपको इस तरह के फ्रेजेस मिलते हैं, मैंने आपको करवाए भी हुए हैं ना, एरर ऑफ रिडंडेंसी। अनएक्सपेक्टेड एक रिडंडेंट वर्ड है, इसको आपको सरप्राइज के साथ में नहीं लगाना। और भी वर्ड्स हैं ऐसे, फ्री गिफ्ट है। अब गिफ्ट तो फ्री होता है ना यार, पैसे कौन लेता है गिफ्ट के, तो गिफ्ट के साथ में कभी भी फ्री को यूज़ ना करें। तो ऐसे 15 फ्रेजेस शायद मैं आपको करवा चुका हूँ एरर ऑफ रिडंडेंसी पे। रिडंडेंट से रिडंडेंसी, बढ़े आगे। चलो, प्रोलिफरेशन, इनमें से कौन सा ऑल्टरनेटिव प्रोलिफरेशन का सही एग्जाम्पल आपको देता है? चलो, प्रोलिफरेशन वर्ड को समझना हो, मैं एक सेंटेंस आपके सामने बनाता हूँ, है ना। द इंडियन इकोनॉमी इज राइजिंग विद द प्रोलिफरेशन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। ठीक है, इंडिया की इकॉनमी राइज कर रही है प्रोलिफरेशन के साथ ही डिजिटल पेमेंट्स के। हम डिजिटल जितना होते जा रहे हैं, डिजिटल पेमेंट्स को जितना ग्रो कर रहे हैं, जितना प्रोलिफरेशन यानी कि डेवलपमेंट हो रहा है हमारी डिजिटल पेमेंट का, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का, उतनी ही इकॉनमी भी ग्रो हो रही है। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की ग्रोथ या डेवलपमेंट, किसी चीज़ में एक्सपेंशन, है ना। प्रोलिफरेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, किसी बिजनेस की एक्टिविटीज़ में एक्सपेंशन हो रहा है तो प्रोलिफरेशन हो रहा है ना। बड़ा होना साइज में, आकार में, क्वांटिटी में कहलाता है प्रोलिफरेशन। इसको डेवलपमेंट और ग्रोथ ऐसा बोल सकते हैं। अब प्रोलिफरेशन से मिलता जुलता एक वर्ड है प्रॉफिटियरिंग। ये प्रोलिफरेशन है ना, इसको देख करके लोग प्रॉफिट से बड़ा कंफ्यूज करते हैं। सर प्रॉफिट हो रहे हैं, है ना। एक्ट ऑफ मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट, प्रॉफिट करना, बहुत सारे फायदों को कमाना, मुनाफे को कमाना। लेकिन इसके लिए सही वर्ड है अपने पास मुनाफाखोरी, इसको बोलते हैं प्रॉफिटियरिंग। प्रॉफिट फिर लगा दो एयरिंग, ठीक है, प्रॉफिटियरिंग, मुनाफाखोरी। तो एक्ट ऑफ मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट, इसका प्रोलिफरेशन से कोई भी कनेक्शन नहीं है। अ स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए बहुत सारी लाइकिंग हो, आपको पसंदगी हो, तो इसको अपने बोलते हैं फॉन्डनेस या पेंचेंट। आई हैव पेंचेंट फॉर स्पाइसी फूड, मान लो मैं ऐसा बोलूँ तो मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है, बहुत पसंद है स्पाइसी फूड को लेकर के, मैं बड़ी फॉन्डनेस रखता हूँ या बड़ा फॉन्ड हूँ स्पाइसी फूड का, है ना। फॉन्डनेस या पेंचेंट। फार साइटेड अप्रोच, बहुत आगे की देखने की अप्रोच, इसको बोलते हैं क्लेयर वॉयंस।
सारे वर्ड्स हम कर चुके हैं, आपको याद करवा रहा हूँ। शायद आपको याद ना हो, लेकिन जैसे मैं क्लियरवॉयंस बोलता हूँ तो आपको थोड़ा रिलेशन आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर आप वोकैब को रोज़ पढ़ते हो तो, है ना। तो क्लियरवॉयंस, फायर साइडेड अप्रोच, बहुत आगे का सोचना। क्लियरवॉयंस डेवलपमेंट एंड ग्रोथ हो गया, प्रोलिफरेशन का सिनोनिम। चलिए यहीं रैप अप करेंगे सेशन को। एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना ताकि इस सेशन को अपने हर वीक कर सकें। ये क्वेश्चन के साथ मैं आपको छोड़ रहा हूँ एज ए क्विज, मर्क्यूरियल का इनमें से कौन सा सिनोनिम नहीं है। अगर आप अपनी ये वाली लिस्ट खोलोगे वोकैब वाली, इसमें आपको मर्क्यूरियल वर्ड भी मिल जाएगा, आराम से देख लोगे तो आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के नीचे आंसर को डाल रहा हूँ, अपना आंसर जरूर से पोस्ट करें। अपना वोकैब का रिवीजन चालू रखें, नेक्स्ट वीक आपको फिर से क्लास मिलेगी। कोई भी क्वेरी रिलेटिंग टू कोर्सेज इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करके बता सकते हैं। अंटिल देन, साइनिंग आउट।